हेलो दोस्तों, नमस्कार। रियल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए वन लाइनर के सीरीज में हम 10वें सीरीज की ओर चलते हैं और इम्पोर्टेंट वन लाइनर साइंस के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें 20 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं तथा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यह एसएससी हो या रेलवे हो या अन्य और भी किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं और याद करने की प्रयास करते हैं। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन है। ठीक है, क्या है प्रश्न? टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग तो क्या है? आंत है। हमारे पेट के अंदर जो आंत है वो क्या होता है? टाइफाइड से प्रभावित होता है। यानी कि टाइफाइड बीमारी होता है, इसका मतलब आंत में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन है? ठीक है, तो पानी की गंदगी के कारण ही क्या होता है? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है। जब हम गंदे पानी पीते हैं, दूषित जल पीते हैं तो क्या होता है? टाइफाइड नामक बीमारी हो जाता है। और इससे काबू पाने के लिए 10 से 12 दिन तक के हमें समय लगता है। इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, पानी कम से कम शुद्ध पीना चाहिए ताकि टाइफाइड या अन्य किसी तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकें। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि कैंसर से क्या प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। लेकिन अस्थि मज्जा में भी अस्थि मज्जा का कौन सा भाग है जो कैंसर से प्रभावित होता है? तो क्या होता है? ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक बीमारी भी है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? अस्थि मज्जा क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु की रूम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जीवाणु को रूम जैसी संरचना को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाएगा? इसे फ्लैजिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्राय सभी बच्चों को याद नहीं रहता है। तो इस तरफ से ही प्रश्न को भी याद रखें, एग्जाम में पूछा गया है ये। जीवाणु के रूप जैसी संरचना को कहा जाता है क्या? फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? ठीक है, हीमोफीलिया ज़्यादातर बड़े घरानों में देखा जाता था। एलिजाबेथ के परिवार से ये संबंध रखता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? ये रोग बढ़ते जाता है। तो इसका परिणाम क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमना। यानी रक्त क्या होता है? रक्त का क्लोटिंग नहीं होता है, जमता ये नहीं है, जिसके कारण इसे हीमोफीलिया नाम दे दिया गया है इस बीमारी को। और यह एक अनुवांशिक बीमारी है। ऐसा भी पूछता है कि इनमें से कौन सी अनुवांशिक रोग है या बीमारी है, तो उसमें हीमोफीलिया आंसर मेरा सही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया का आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारा नाम, कि डिप्थीरिया जो है वो किस चीज़ को ग्रस्त करता है, यानी कहाँ पे हो जाता है? तो ये गले की बीमारी है। क्या है? गले की बीमारी है डिप्थीरिया। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरा प्रश्न, मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। क्या है? ठीक है, मलेरिया जब रोग हो जाता है तो उससे क्या प्रभावित होता है? तो मेरा क्या हो जाता है? प्लीहा प्रभावित होता है। क्या होता है? प्लीहा प्रभावित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, जब हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी डी होता है, तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो
कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है। क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है। कौन बीमारी? हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है, बांस किस कुल का पौधा है? यानी कि बांस को किस कैटेगरी में रखा गया है? बम्बू को। तो ये घास में आता है। क्या आता है? घास के सबसे बड़े प्रजाति है, लंबे प्रजाति है, क्या है? बांस है। सबसे विकसित प्रजाति है बांस। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में रहा है कि नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? ठीक है। नाशपाती का बोले या सेव का बोले, ठीक है, तो नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? तो गूदेदार पुष्पासन। क्या है? गूदेदार पुष्पासन। या सेव का भी यही होता है। सेव का हम क्या करते हैं? फूल वाले पार्ट को खाते हैं, जो फूल होता है उसको खाते हैं। तो उसका गूदेदार जो पुष्पासन वाला भाग होता है उसको हम खाते हैं। किसको? नाशपाती को या सेव को। नेक्स्ट है, काली मिर्च एक पादप है जिसको किस कैटेगरी में रखा गया है? पेड़ में रखा गया है, पौधा में रखा गया है, या झाड़ी में रखा गया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? झाड़ी। काली मिर्च किस में है? झाड़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य चीनी या क्रेन शुगर किसे कहते हैं? ठीक है, तो सामान्य चीनी या क्रेन शुगर, तो सामान्य चीनी पूछेगा तो आप मार सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रेन शुगर दे दिया तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो ठीक है, ध्यान में रखना है, सामान्य चीनी या क्रेन शुगर दोनों किस कैटेगरी में आता है? सुक्रोज में आता है। क्या आता है? सुक्रोज में आता है। नेक्स्ट है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो ये हो जाता है मांसल पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन को ही खाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? मांसल पुष्पासन। और उसमें क्या होता है? गुदेदार पुष्पासन। किस में? नाशपाती में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ठीक है, यानी कि जूट की बोड़ी देखते हैं जिसमें क्या आता है? शक्कर वगैरह पहले आता था। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ है जो किस में आता है? जूट वाले पौधे में आता है, या उसका रस्सी बनाया जाता था, बोरी बनाया जाता था। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो तन्ना से। पौधे के तन्ने को क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और वो सड़ने के बाद जब उसका सड़ जाता है तो उसे रेसा रेसा जैसा ये रेसा निकलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? जूट बनाते हैं। और इसकी खेती ज़्यादातर कहाँ पे की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। किधर? पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इस तरफ इसका क्या होता है? उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? हो जाएगा कीरामल। क्या है? कीरामल का यूज कहाँ पे करते हैं? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में। क्लियर है? नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो तारपीन का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ से होता है। क्या होता है? चीड़ से। ऐसा भी पूछ सकता है कि चीड़ से किस चीज़ का तेल प्राप्त होता है? तो हम बोल देंगे तारपीन का तेल। दोनों तरफ से याद रखिएगा, तारपीन का तेल चीड़ से, या चीड़ से किस तरह का तेल निकलता है? तो तारपीन का तेल निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, लौंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, या ऐसा भी पूछता है कि लौंग के कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं? तो पुष्प कलिका को। किसको? फूल को खाते हैं, उसके फूल वाले भाग को। या लौंग की प्राप्ति होती है, उसको फूल को क्या कर ले? तो काट लेते हैं, वही लौंग के रूप में हम लोग मसाले के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? क्या है? एक सुक्रोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। तो शहद का मुख्य घटक क्या हो जाता है? फ्रुक्टोज होता है, जिसके कारण क्या लगता है? वो मीठापन लगता है। क्या लगता है? मीठापन लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? यानी जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं खेतों में डालने के लिए, पौधे की वृद्धि करने के लिए, उसकी अधिक उपज होने के लिए हम उर्वरक का यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? क्लोरीन नहीं होता है। क्या होता है? क्लोरीन नहीं होता है। यदि क्लोरीन होगा तो क्या करेगा? पौधों को मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। पौधे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे वहीं पे, इसलिए उर्वरक में क्लोरीन नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यूरिया होता है, पोटास होता है, इस तरफ का क्या होता है? इस तरह का क्या होता है? बहुत सारे उर्वरक होते हैं। तो इनमें से कौन सा उर्वरक जो है वो हम
बीज के बुआई के समय जब हम बोते हैं तो उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटास का, किसका हो जाएगा? पोटास का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पोटास का। कब करते हैं? जब हम बीज की बुआई करते हैं तब करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी एक प्रश्न है, याद रखें। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से। जब हम किसी पौधे को वृद्धि की बातें करते हैं और वो भी बिना मिट्टी के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे मेथड। ठीक है? हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा क्या होता है, बिना मिट्टी के भी हम क्या करते हैं, पौधे को वृद्धि के संवर्धन संबंधित बातें कर सकते हैं या सोच सकते हैं। किसमें? हाइड्रोपोनिक्स में। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न समाप्त होता है यहीं पे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा उस तरह के हम आपको प्रश्नों को लेकर वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे। एक आवश्यक सूचना और है, आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं रेलवाला 2.1 पे, और वहाँ से आप संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।